Welcome to today's lecture on an important and fundamental topic of medical laboratory technology, sample collections and handling. In every medical laboratory, the accuracy of test results depends a lot on how the sample is collected, labeled, transported and stored. ये सिर्फ ब्लड या यूरिन कलेक्शन करना नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ फॉलो करना पड़ता है ताकि सैंपल कलेक्शन कंटामिनेटेड ना हो, करेक्ट लेबल्ड हो, सेफ ट्रांसपोर्टेड हो और सही स्टोरेज कंडीशन में रखा जाए। अगर सैंपल कलेक्शंस, लेबलिंग, ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज गलत किया जाए तो टेस्ट रिजल्ट गलत आएगा, गलत डायग्नोज होगा, गलत ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और पेशेंट की हेल्थ को रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए हर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सैंपल कलेक्शंस और हैंडलिंग का प्रॉपर प्रोसीजर समझे और उसको फॉलो करे। And today's learning point, first point is different types of sample we collected in the lab. The second point is the correct and safe methods to collect each type of sample. And the third point is how to label and transport samples safely to the lab. And the fourth point is proper storage conditions to maintain sample quality. अब होता ये है, एक पेशेंट आता है एक डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने इस पेशेंट में सस्पेक्ट किया कि इस पेशेंट को एनीमिया है। क्या है? इस पेशेंट को एनीमिया है। फिर उस पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे को क्या हो रहा है? मेरे को पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है। पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब पेशेंट ने बोला कि मेरे को पेनफुल यूरिनेशन हो रहा है और पेशेंट ने एक और चीज बोली कि डॉक्टर साहब, मेरे को कफ भी हो रहा है। गॉट इट। और एक चीज और बताई पेशेंट ने डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब, मेरे को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है। गॉट इट। और जो स्टूल है वो लूज आ रहा है, ठीक है, वाटर स्टूल आ रहा है। और डॉक्टर ने फिर क्या सस्पेक्ट किया कि इस पेशेंट को क्या हो सकता है? इस पेशेंट को हो सकता है ब्रेन इन्फेक्शन भी। क्या हो सकता है? ब्रेन इन्फेक्शन भी हो सकता है। और पेशेंट ने डॉक्टर को एक कंडीशन और बताई कि डॉक्टर साहब, मेरे पैर पर कुछ टाइम से एक वुंड हो रहा है, जो कि लंबे टाइम से हो रहा है और सही नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने सस्पेक्ट किए एक इस पेशेंट के अंदर एनीमिया, सेकंड इज पेनफुल यूरिनेशन, थर्ड इज कफ, फोर्थ इज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और वाटर स्टूल, एंड द फिफ्थ इज ब्रेन इन्फेक्शंस और लास्ट इज वुंड। तो अब ये इतनी सारी चीजें उसने क्या की, उसने जो पेशेंट ने सिम्टम्स बताए, ठीक है, और जो डॉक्टर को लगा कि ये हो सकती है, बट इसको क्लैरिफाई करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? इन सब को क्लैरिफाई करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर लेबोरेटरी में सैंपल ट्रांसपोर्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करके सैंपल ट्रांसपोर्ट करते हैं और भेजते हैं, जिससे कि क्लैरिफाई हो कि आखिरकार पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या है। अब एनीमिया है, ठीक है, अब पेनफुल यूरिनेशन है, कफ है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, वाटर स्टूल है, ब्रेन इन्फेक्शन से वुंड है। अब ऐसा पेशेंट के अंदर से क्या कलेक्ट किया जाए जिससे कि इन सारी कंडीशन को क्लैरिफाई कर दिया जाए और सही से डायग्नोस कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी कंडीशन है, 6 की 6 कंडीशन जो है कि ये सब जो है ब्लड सैंपल से ही डायग्नोज हो जाएगी, ठीक है। अब ये अलग अलग कंडीशंस अलग अलग स्पेसिमेन पे डिपेंड करती है और उसी स्पेसिमेन के से इनको डायग्नोज किया जाएगा, ठीक है। और स्पेसिमेन कितने टाइप के होते हैं?
अब हमने 6 कंडीशन उसमें पढ़ी कि 6 कंडीशन, ये जो 6 कंडीशन पेशेंट को में देखने को मिल रही है, इनके सैंपल जो कलेक्शन जाएगा वो कैसा जाएगा, एनीमिया में कौन सा जाएगा, ठीक है, वाटर वेस्ट जा रहा है तो उसके लिए कौन सा सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सैंपल जो स्पेसिमेन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। स्पेसिमेन की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन बोलती है स्पेसिमेन इज ए स्मॉल पार्ट और पोर्शंस ऑफ बॉडी मटेरियल टेकन फ्रॉम ए पेशेंट्स फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। गॉट इट, यानी कि ये बॉडी मटेरियल का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पोर्शन है जो कि पेशेंट से लिया जाता है, किसके लिए, लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए। लेबोरेटरी एनालिसिस मींस वही अपना डायग्नोस, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिमेन के टाइप्स हैं, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, स्पूटम, स्टूल सैंपल, सीएसएफ, टिश्यू एंड स्वैब। ब्लड तो आपको पता ही है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है। यूरिन सैंपल जो कि आफ्टर फिल्ट्रेशंस बाय किडनी से हमें एक फ्लूइड मिलता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम यूरिन बोलते हैं। स्पूटम लोअर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उससे क्या होता है, उससे ये सिक्रेट होता है जिसको हम स्पूटम बोलते हैं, जो कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस में जब अफेक्ट करते हैं लंग्स को, वायरल हो या बैक्टीरियल हो, तो तब ये सिक्रेट करता है। स्टूल सैंपल, ये भी क्या है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटेड वेस्ट है, ठीक है, बॉडी का स्टूल। सीएसएफ क्या होता है कि जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उनकी लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो ये भी सैंपल के तौर पे कलेक्ट किया जाता है अगर किसी को ब्रेन इन्फेक्शन या सीएनएस इन्फेक्शन हो या मेनिंजाइटिस हो, तो तब इसको कलेक्ट किया जाता है। टिश्यू सैंपल मीन्स बायोप्सी सैंपल, टिश्यू सैंपल बायोप्सी सैंपल, ठीक है, मीन्स कोई भी एक टिश्यू, छोटा सा टिश्यू या बड़ा टिश्यू या ऑर्गन, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं, टिश्यू सैंपल बोलते हैं। अब आया स्वैब सैंपल, जैसा कि आपने कोविड-19 में भी देखा होगा, आपने कोविड-19 में देखा होगा कि हम सैंपल जो कलेक्ट करते थे वो नेसल या फिर ओरल स्वैब से करते थे, गॉट इट, ओरल स्वैब से करते थे। तो स्वैब सैंपल पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नेसल फ्लूइड भी हो सकता है, नेसल फ्लूइड भी हो सकता है, ओरल फ्लूइड भी हो सकता है। और अगर किसी पेशेंट को कहीं वुंड है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वुंड है तो वहाँ पे क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो पस बन रही है ये कुछ भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो ये पस का जो कलेक्शन होता है ये भी स्वैब के थ्रू होता है, ठीक है। नेसल स्वैब भी हो सकती है, ओरल स्वैब भी हो सकती है, पस स्वैब भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के स्पेसिमेन है, ठीक है। हर एक अलग कंडीशंस में हर एक अलग स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ जानेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्शंस। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो पेशेंट था, अगर इस पेशेंट में सबसे पहले डॉक्टर ने क्या सस्पेक्ट किया कि इसको एनीमिया है, तो एनीमिया कंडीशंस को डायग्नोज करने के लिए जो स्पेसिमेन जाएगा वो जाएगा ब्लड, ठीक है। अब इसको पेनफुल यूरिनेशन हो रखा है, मींस इसका जो यूरिनरी ट्रैक सिस्टम है, इसका जो यूटीआई है, ठीक है, इसको यूटीआई हो रखा है, जो यूरिनरी ट्रैक है इसका, उसमें यूटीआई हो रखा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रखा है। इसको डायग्नोज करने के लिए इसका क्या जाएगा, इसका यूरिन सैंपल जाएगा, इसका यूरिन सैंपल जाएगा। और थर्ड कंडीशन थी कि ये बोल रहा था कि कफ है, राइट। अब कफ जो बन रहा है उसको डायग्नोज करने के लिए कि किस कंडीशन में ये बन रहा है और क्यों बन रहा है, एलर्जिक है, बैक्टीरियल है, निमोनियल है, उसको डायग्नोज करने के लिए इसका सैंपल जाएगा स्पूटम, गॉट इट। और फोर्थ कंडीशन सस्पेक्ट की गई इस पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और स्टूल, लूज स्टूल मीन्स वाटर स्टूल, ठीक है। तो अब ये वाटर स्टूल आ रहा है, ठीक है, वाटर स्टूल ये एस्केट कर रहा है, तो ये वाटर स्टूल क्यों आ रहा है, ठीक है। इसको डायग्नोज करने के लिए इसका स्टूल सैंपल लेबोरेटरी में हम भेजते हैं, स्टूल सैंपल। अब पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है।
मीन्स प्रॉपर GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन इसको है। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकता है, व्हाट इट बैक्टीरियल भी हो सकता है, और कभी कभी वायरल कंडीशंस में भी हमारा जो एब्डोमेन है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अब फिफ्थ कंडीशन इसमें सस्पेक्ट की गई डॉक्टर के थ्रू ब्रेन इन्फेक्शंस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक, इन्फ्लेमेशंस इन मेनिंजेस। तो इस कंडीशंस में ये मेनिंजेस लेयर कहाँ पर है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो डायग्नोज करना होता है वो किया जाता है CSF के थ्रू, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू इसको डायग्नोज किया जाएगा। अब हमारी लास्ट कंडीशन जो पेशेंट में देखने को मिली वो था, पेशेंट ने बताया कि हमारे पैर पे एक वुंड बन रखा है। ठीक है, अब इसको डायग्नोज करने के लिए यहाँ से लिया जाएगा अपना फर्स्ट सैंपल, मीन्स स्वैब सैंपल। ठीक है, स्वैब सैंपल यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा। अब इनको कलेक्ट करने का तरीका क्या है, ठीक है, और इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करना चाहिए और कैसे इनको लेबल करना चाहिए और कैसे स्टोरेज करना चाहिए, आज के लेक्चर में सिर्फ एक ओवरव्यू जाएगा। क्योंकि ये अलग अलग, अगर स्पेसिफिकली हम देखें ब्लड कलेक्शंस, फिर स्पेसिफिकली यूरिन कलेक्शंस, यूरिन में आता है कि प्रिजर्व कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो ये जितने भी हमारे पास स्पेसिमेन है इनका एक खुद में एक ये अलग टॉपिक है। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में इनको प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, बट आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम इनका एक ओवरव्यू ले रहे हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्शंस, ब्लड सैंपल कलेक्शंस। ठीक है, यूज ए स्टेराइल नीडल एंड syringe or vacutainer, site usually from middle cubital vein, procedure clean area, apply tourniquet, needle, insert needle, collect sample and label and send। ठीक है, अब जो हम ब्लड कलेक्शंस करते हैं, ठीक है, वो कॉमनली कौन सी वेन से किया जाता है, वो किया जाता है मीडियल कुबाइटल वेन, जो कि मीडियल कुबाइटल फोसा के ऊपर प्रेजेंट है। उसके एक साइड में सेफेलिक होती है और दूसरे साइड में व्हाट इट, तो प्रोसीजर क्लीन एरिया। तो क्या करते हैं, तो चलिए इसको जो टॉपिक है पूरा ब्लड कलेक्शंस का, इसको एक अगले लेक्चर में इसको पूरे को डील किया जाएगा, क्योंकि ये अपने में पूरा एक अलग से टॉपिक है। अगर इसको इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा तो क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, गॉट इट। तो इसको प्रॉपर पूरे एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं। यूरिन कलेक्शंस, यूरिन कलेक्शंस कैसे करना होता है, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम मेथड, यूज स्टेराइल कंटेनर, अवॉइड कंटामिनेशन फ्रॉम स्किन और जेनिटल एरिया। ठीक है, कॉमनली जो यूरिन कलेक्शन कराना होता है, ठीक है, पेशेंट से क्या बोला जाता है कि आप सबसे पहले तो अपना जो जेनिटल एरिया है उसको सही से वॉश कीजिए, ठीक है, साफ कीजिए और अवॉइड कीजिए कंटामिनेशन को, कंटामिनेशन कम से कम हो। और पहले जो आप स्ट्रीम है आपकी पहली यूरिन की, उसको डिस्कार्ड कर देना है और सेकंड स्ट्रीम से उसको कलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मिड स्ट्रीम मेथड, गॉट इट। यूज स्टेराइल कंटेनर, स्टेराइल का मीनिंग ये है कि अगर कोई यूरिन है, यूरिन कंटेनर है, उसमें कोई भी कंटामिनेशंस ना हो, वो प्रॉपर तरीके से माइक्रोब्स फ्री हो। अगर कोई कंटेनर है वो पहले से ही एनवायरनमेंट में रखा है, ठीक है, और अपने को यूरिन का कलेक्शन करना है, ये कहाँ रखा है, ये एनवायरनमेंट में रखा है, खुले एनवायरनमेंट में रखा है, और अपने को क्या करना है, यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी करनी है। कल्चर और सेंसिटिविटी में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, ग्रो किया जाता है। ठीक है, अगर ये पहले से ये इन्फेक्ट होगा, अगर ये एनवायरनमेंट में रखा है कंटेनर, ठीक है, तो ये पहले से इन्फेक्ट होगा, तो यूरिन में क्या देखने को मिलेगा, यूरिन में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। कैसा रिजल्ट देखने को मिलता है,
फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसीलिए पूरी स्टेराइल कंडीशंस में कलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो ब्लड कलेक्शंस हो, ठीक है, प्रॉपर हमारे पास जो सिरिंज होनी चाहिए तो वो भी पूरी स्टेलाइज होनी चाहिए, ठीक है, और जो हमारे पास एंटीकोगुलेंट जो वायल्स होती है वो भी पूरी स्टेलाइज होनी चाहिए, ठीक है, कॉटन जो स्वैब है वो भी, कॉटन स्वैब भी पूरी स्टेलाइज होनी चाहिए। मींस हर एक इक्विपमेंट, टर्निक्वेट, ठीक है, हर एक इक्विपमेंट हमारे पास स्टेलाइज कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। आपने सुना होगा CSST, हर एक हॉस्पिटल के अंदर ये डिपार्टमेंट होता है जो कि कंट्रोल करता है स्टेरिलाइजेशन को, कि कहीं भी इक्विपमेंट में कंटामिनेशन ना हो, जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो डिकंटामिनेटेड हो, ठीक है, और जो स्वैब वगैरह जो जा रही है, एप्रन वगैरह जितना भी जा रहा है वो सब स्टेरिलाइज हो। तो ये सब यहाँ पे चलता है और ऑटोक्लेविंग के थ्रू इसको स्टेरिलाइज किया जाता है। ऐसे ही स्पूटम कलेक्शन है, स्पूटम कलेक्शंस, पेशेंट कफ डीपली इनटू ए स्टेराइल कंटेनर, ठीक है, इसमें भी एक कंटेनर की नीड होती है, ठीक है। पेशेंट से क्या बोला जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, एक डीपली कफिंग कीजिए, ठीक है, यानी कि जोर से खांसिए और जो स्पूटम आ रहा है, जो बलगम आ रहा है उसको इसमें कलेक्ट कीजिए। ये जो स्पूटम है, ये जो स्पूटम है इसको इसमें कलेक्ट कीजिए अर्ली मॉर्निंग, और डीपली कफिंग करनी है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से खंगार के वो कलेक्ट कर देना है, डीपली कफिंग करनी है, ठीक है। अब स्पूटम कलेक्शन में भी एक अपना अलग से ये पूरा एक अपने में टॉपिक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूल कलेक्शंस, कलेक्ट इन ए वाइड माउथ एंड क्लीन कंटेनर, एक वाइड माउथ और क्लीन कंटेनर में इसको भी हम कलेक्ट करते हैं। अवॉइड कंटामिनेशन विद यूरिन और वाटर। अब पेशेंट से बोल देना है कि भाई आप जो है जब स्टूल कलेक्ट करें तो उसमें यूरिन का या वाटर का, यूरिन का या वाटर का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जिस अगर इसका कंटामिनेशन हुआ तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अब कलेक्शंस का एक हमने ओवरव्यू देखा, ठीक है, और सही कलेक्शन मेथड आना चाहिए। अगर कलेक्शन मेथड गलत है, मींस अगर मैं ब्लड सैंपल कलेक्शन की बात करूं, ठीक है, प्रॉपर कलेक्शन जो MLT है, जो टेक्नोलॉजिस्ट है, अगर वो सैंपल कलेक्शन सही नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो जो पेशेंट है उसको नुकसान होगा, अगर उससे प्रिक करना सही से नहीं आता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक कंडीशन बन जाती है हीमेटोमा, जब वो निडिल सही से प्रिक नहीं करता है और जो वेन होती है, मिडल कोबैटल वेन होती है, वो क्या हो जाती है, पंचर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पेशेंट को नुकसान है, पेशेंट भड़क जाएगा, एकदम एंग्री हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, इफेक्ट पड़ता है अपने एनालिटिकल वर्क पे। आपको पता होगा कि जो लेबोरेटरी का जो वर्क है वो 3 फेज में हम करते हैं, प्री एनाली प्री एनालिटी सॉरी प्री एनालिटिकल प्री एनालिटिकल एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल, ठीक है। 3 फेज में हम लेबोरेटरी का वर्क डिवाइड करते हैं। अब जितना भी लेबोरेटरी में प्री एनालिटिकल वर्क है, मींस सैंपल कलेक्शन से पेशेंट की इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है, सैंपल कलेक्शन करना और लैब तक पहुंचाना, ये प्री एनालिटिकल वर्क में आता है। और एनालिटिकल वर्क में आता है कि सैंपल रिसीव हो जाएगा और फिर जो प्रोसेसिंग होगी, जो एनालिसिस स्टार्ट होगा, जो सैंपल का एनालिसिस स्टार्ट होगा वो एनालिटिकल फेज में होगा। रिपोर्ट आ जाएगी, फिर डिस्पैच, रिपोर्टिंग तैयार की जाएगी और डिस्पैच तक, जो डिस्पैच करने का जो पोर्शन है, प्रोसेस है, वो स्टेप है, वो प्री पोस्ट एनालिटिकल में किया जाएगा। अब टेक्नोलॉजिस्ट जब सैंपल कलेक्शन करता है तो एरर प्री एनालिटिकल में ही नहीं बल्कि एनालिटिकल फेज में भी देखने को मिलते हैं। कैसे?
अब उसने जो वेल में वो कलेक्शन वेल में फिल कर रहा है, सबसे पहले तो उसने कलेक्शन किया, अगर वो कलेक्शन एक प्रेशर के साथ कलेक्ट कर रहा है सैंपल को, तो वहाँ भी जो आरबीसी है वो ब्रेक डाउन होनी हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगी तो सैंपल क्या हो जाएगा, हीमोलाइज हो जाएगा। आरबीसी ब्रेक डाउन मीन्स हीमोलाइज सैंपल। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि अगर वो एंटीकोगुलेंट वेल में, ठीक है, वो क्या डाल रहा है, सैंपल डाल रहा है और प्रेशर के साथ डाल रहा है, नीडल लगा रखी है उसने और प्रेशर के साथ वो डाल रहा है, तो क्या होगा, जो अपनी आरबीसी होगी यहाँ भी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि जो ब्लड है हमारा वो क्या हो जाएगा, हीमोलाइज हो जाएगा। हीमोलाइज होने से जो टेस्ट की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी, टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको सैंपल कलेक्शन करते हुए ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है प्रॉपर लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, पेशेंट फुल नेम, यूनिक आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शंस, टाइप्स ऑफ सैंपल एंड कलेक्टेड इनिशियल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि अब पेशेंट्स, दो पेशेंट हैं, ठीक है, दोनों सेम नाम के हैं, ठीक है, हमने उनका नाम नोट किया, बट यूएचआईडी या यूनिक आईडी हम पेशेंट की भूल गए। ठीक है, यूनिक आईडी होता है कि हर एक पेशेंट की एक यूनिक आईडी होती है, जो इसी पेशेंट को दी गई, दूसरे पेशेंट को ये नहीं दी जाएगी। तो अगर दो सेम नेम के पेशेंट हमारे पास आते हैं, दो सेम नेम के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो इनकी, जैसा अहमद, ठीक है, और ये भी क्या है, अहमद है। अब ये दोनों पेशेंट सेम नेम के हैं, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शंस भी क्या है, इनका सेम है। कितनी आज, 15/9/25, ठीक है, इसका भी कितने पे है, 15/9/25। और टाइप्स ऑफ सैंपल भी क्या है, इनका सेम है, इसका भी ब्लड है, ठीक है, ब्लड में भी ईडी के सैंपल इसका है और इसका भी सेम है, ब्लड है और ईडी टी सैंपल भी इसका है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए, ये जो सैंपल है वो एक ही लेबोरेटरी में जा रहा है, हीमैट में अपना जा रहा है। अब इसको सेपरेट कैसे किया जाएगा, इसको सेपरेट किया जाएगा यूनिक आईडी के थ्रू। ठीक है, ये एक यूनिक आईडी होती है। जैसा अगर हम इसको दे दें 2025 138 550 और इसको दी जाएगी 525 138 और 420, तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो रखी है। ठीक है, सब कुछ सेम है लेकिन यूएचआईडी जो है वो डिफरेंट है, तो इसीलिए प्रॉपर लेबलिंग होनी जरूरी है। गॉट इट। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस। तो ट्रांसपोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि जो सैंपल है शुड बी ट्रांसपोर्टेड प्रॉपर्ली टू द लेबोरेटरी, प्रॉपर्ली उसको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, रीजन इज कि अगर हम उसको प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर ये एग्जांपल लेते हैं हेमोलाइज का ही, ठीक है, अगर एक वायल को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इस ट्रांसपोर्टेशन में ये हिलती डुलती जा रही है, ठीक है, फ्रिक्शंस बहुत लग रहा है इस पे, तो क्या होगा, जितने भी इसमें आरबीसीज पड़ी हुई हैं ये क्या हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और अगर ये ब्रेक डाउन हो रही है तो क्या कंडीशंस हो जाएगी, वही हेमोलाइज सैंपल अपना हो जाएगा, जिससे कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट। यूज बायोहजार्ड बैग्स फॉर सेफ्टी, और जो हमारे बायोहजार्ड बैग्स होते हैं वो हमें यूज करने चाहिए। अवॉइड करना चाहिए एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। ये ना हो कि हम जो सैंपल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो एक हाई टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर चल रहा है बाहर का 49, समर में चलता है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस चलता है। ठीक है, तो अवॉइड करना है, हमें क्या करना है, आइस बैग का यूज़ करना है। ठीक है, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिससे कि जो जितने भी ब्लड कंपोनेंट हैं, जितने भी ब्लड कंपोनेंट्स हैं
वो क्या रहे, वो प्रिजर्व रहे, जितने भी ब्लड कंपोनेंट्स है वो प्रिजर्व रहे। इसीलिए हम आइस बैग का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। स्पेशल सैंपल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड ऑन आइस इमीडिएटली। और कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जैसा यूरिन सैंपल, ठीक है, यूरिन सैंपल ये विद इन 2 आवर्स में लेबोरेटरी में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पहुंचता है तो क्या रहता है कि ये जो यूरिन है इसमें कंटामिनेशन आ जाता है, कंटामिनेशन आ जाता है, क्योंकि ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करने के लिए काफ़ी सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जिससे कि ये डिकम्पोज सैंपल अपना हो जाए। तो इससे बचने के लिए हमें विद इन 20 आवर्स में ही सैंपल को लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट कराना होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी ध्यान रखनी चाहिए कि कौन सा सैंपल कितने टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, राइट टाइम पे पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, हम बायोहजार्ड बैग का ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या टिफिन में रख के भेज दे रहे हैं, ठीक है, या ऐसे कैरी बैग में रख के भेज दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। CSF सैंपल को अच्छे से, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद जो सर्जन है वो उसको लंबा पर्चर के थ्रू उसको कलेक्ट करके दे रहा है, तो काफ़ी कम क्वांटिटी में अपने पास ये CSF होता है, तो इसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, इसके अपने टाइम में। अब बात आती है स्टोरेज कंडीशंस की। ट्रांसपोर्ट हो गया, अब लेबोरेटरी में ही स्टोर होगा, ठीक है। ब्लड सैंपल्स स्टोर एट 2 to 8 degrees Celsius if analysis is delay maximum 24 to 48 hours. For some tests, serum is separated by centrifugations and stored frozen. आप जाइएगा सीरोलॉजी लैब, ठीक है, कहाँ पे, सीरोलॉजी लैब, ठीक है, सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी लैब। यहाँ पे क्या होता है, जितना भी टेस्टिंग यहाँ पे होती है वो स्पेसिमेन जो रहता है ब्लड का, ब्लड क्या है, एक ये भी एक क्या है, स्पेसिमेन है, ठीक है। अब इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो इसके कंपोनेंट से हम क्या कलेक्ट कर लेते हैं, सीरम। तो ये अब हमारे पास सीरम स्पेसिमेन है, ठीक है, ब्लड स्पेसिमेन से ये क्या हुआ, सीरम स्पेसिमेन हुआ। तो इसको हम ब्लड स्पेसिमेन से सेपरेट कर लेते हैं सीरम को, और एपेन ड्रॉप में हम क्या करते हैं, फिर इसको रेफ्रिजरेट करते हैं, ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, रेफ्रिजरेट कर देते हैं, फ्रोजन कर देते हैं। बाय सेंट्रीफ्यूगेशंस के थ्रू सेपरेट करेंगे और फिर इसको फ्रोजन कर लेंगे। और फिर जितनी भी टेस्टिंग होती है, मीन्स HIV लगना है। ये समझो कि आज हमारे पास कोई सैंपल आया, आज की डेट में कोई सैंपल आया है, ठीक है, बट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि सैंपल डेज वाइज लगता है, ठीक है, मीन्स अगर HIV का कोई सैंपल है जो कि सीरोलॉजी में डन होता है, ये लगना है 18 में, ठीक है, 18 में लगना है। तो यहाँ पे हम ये पूरा जो ब्लड जो सैंपल है इसको स्टोर नहीं करेंगे, इससे हम सैंपल को सेपरेट करेंगे और फिर सीरम को सेपरेट करेंगे और सीरम को फिर स्टोर कर देंगे, ठीक है, सीरम को स्टोर कर देंगे, और जब HIV टेस्ट लगने का डे आएगा हम उसको रन कर देंगे। यूरिन सैंपल की बात करें, stored at 2 to 8 डिग्री सेल्सियस if not analyzed within 2 hours, ठीक है। अगर मैंने आपको अभी बताया था कि विदिन 2 hours में यूरिन जो सैंपल है उसको लेबोरेटरी में क्या कर देना होता है, ट्रांसपोर्ट कर देना होता है। अगर नहीं हो रहा है तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कर देते हैं, यूरिन सैंपल को स्टोर कर देते हैं। एड प्रिजर्वेटिव इफ नीडेड फॉर कल्चर, तो ये भी अपने में एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन नहीं दी कलेक्शंस की, ठीक है, क्योंकि अगर हम यूरिन सैंपल की भी बात करें तो उसमें प्रिजर्वेटिव लगते हैं अलग अलग, ठीक है, कल्चर के लिए लगते हैं, मल्टीपल टाइप्स के होते हैं प्रिजर्वेटिव, तो एक अलग टॉपिक है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो आपके लेक्चर चल रहे हैं ये सिर्फ एक ओवरव्यू चल रहा है,
कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस क्या है, अपनी लैब क्या है, उसमें कैसे काम हो रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे उसमें सैंपल लग रहे हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल जाता है, यूरिन सैंपल जाता है, CSF जाता है, ठीक है, और क्यों जा रहा है कि अगर पेशेंट को एनीमिक है, एनीमिक कंडीशंस बेसिकली वो होती है जिसमें कि हमारा HB जो लेवल है वो लो हो जाता है, तो HB को पता करने के लिए ब्लड की नीड होती है, इसलिए हम ब्लड सैंपल वहाँ कलेक्ट करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक पता होनी चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को के लिए ये बेसिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम यहीं से करेंगे और धीरे धीरे फिर मॉडरेट लेवल तक और फिर हाई लेवल तक हम क्लास को बढ़ाएंगे। स्टोरेज कंडीशंस, sputum and store in sterile container at room temperature 2 to 8 degrees Celsius depending on test. And the second point is rapid transport is असेंशियल, इसमें भी रैपिड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वरना तो जो स्टूल है अपना ये क्या हो जाना स्टार्ट होता है, डिकम्पोज होने लगता है। बात करते हैं CSF स्टोर कंडीशन की, एनालाइज इमीडिएटली विद इन 1 आवर और स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट पीरियड, या तो ये विद इन 1 आवर में इसको एनालाइज कर देना है, ठीक है, अगर नहीं करना है तो स्टोर कर देना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर फॉर शॉर्ट आवर। अगर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास रेफ्रिजरेटर है तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है CSF को प्रिजर्व रखने का, बट फॉर शॉर्ट टाइम ओनली। तो आज का जो लेक्चर है ये एक बार कंप्लीट होता है। ये सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है, इस पे मैंने कोई भी मॉडरेट या हाई लेवल डिस्कस नहीं किया है, बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने इसको डिस्कस किया है और इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। आने वाले जो लेक्चर रहेंगे वो डिवाइड अब होने वाले हैं, मैं प्लेलिस्ट डिवाइड करने वाला हूँ, हेमेटोलॉजी अलग, बायोकेमिस्ट्री अलग और अपनी माइक्रोबायोलॉजी और में जो सेक्शन है इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी, जो उनके टेस्ट होते हैं वो अलग और उसकी क्लासेस अलग।